नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद जीतू सर पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख टॉपिक गजनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद गौरी से जुड़े टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। फ्रेंड्स, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है कि गौड़ साम्राज्य का उदय किनके सामंत के रूप में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है गजनी के सामंत के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गौड़ प्रदेश किन दो साम्राज्यों के बीच स्थित था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है गजनवी और सल्जुक, यानी गजनवी और सल्जुक साम्राज्यों के बीच गौड़ साम्राज्य यानी गौड़ प्रदेश अवस्थित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि गौड़ प्रदेश की ख्याति का मूल कारण क्या था। तो यानी गौड़ प्रदेश का जो ख्याति यानी प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अच्छे घोड़े और यहाँ निकलने वाला इस्पात, यानी गौड़ प्रदेश अपने अच्छे घोड़े और इस्पात के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्यकाल में काबुल, जाबुल और जमींदावर अर्थात हलमंद नदी के आसपास के क्षेत्र को क्या कहा जाता था। तो याद रखना है कि काबुल, जाबुल, जमींदावर, जो जमींदावर का अर्थ है हलमंद नदी के आसपास का क्षेत्र, यानी इस संपूर्ण क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था मध्यकालीन भारत में। तो इसका सही आंसर है अल हिंद के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है संसवानी वंश के। मोहम्मद गौरी संसवानी वंश का क्या था, शासक था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम्स में कई बार रिपीट होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस वंश के शासकों को खलीफा अली के प्रति इतना गहरा लगाव था कि उन्होंने उमैया खिलाफत को मान्यता नहीं दी थी। मान्यता लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है, मान्यता, ठीक है। तो इन्होंने क्या है कि संसवानी वंश को खलीफा अली के प्रति बहुत लगाव था, तो उन्होंने जो उमैयद वंश की उमैयद खलीफा थे उनको मान्यता नहीं दी थी, उमैया खिलाफत को उन्होंने मान्यता नहीं दी थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है संसवानी वंश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी का मूल नाम क्या था। तो मोहम्मद गौरी का मूल नाम था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी के पिता का नाम क्या था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहालुद्दीन शाम प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मिनहाज उस सिराज, ये इतिहासकार है, मध्यकालीन इतिहासकार है, मिनहाज उस सिराज के अनुसार हफ्सी और जंगी किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हफ्सी और जंगी कहा जाता है मोहम्मद गौरी और गयासुद्दीन को। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देखिए इस क्वेश्चन के कि मिन्हास उस सिराज के अनुसार मोहम्मद गौरी की माँ मोहम्मद गौरी को जंगी कहती थी तथा उसके बड़े भाई गयासुद्दीन को हफ्सी कहती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है, नेट की एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी किस दर्रे से भारत आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, स्टार लगा लीजिए कि देखिए मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी खैबर दर्रे से होकर भारत आए थे, लेकिन मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे से होकर भारत आया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोमल दर्रा। तो गोमल दर्रे से होकर मोहम्मद गौरी भारत आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी का मुख्य उद्देश्य था भारत से धन लूटना, लेकिन मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य था भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित भारत के 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य कौन से थे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिंध, मुल्तान और लाहौर। ये 3 स्वतंत्र मुस्लिम राज्य थे मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स देखिएगा कि सिंध पर सुमरा वंश के सिया शासक भंगार द्वितीय बिन चनेसर का शासन था, और मुल्तान पर करमाथी जाति यानी जिनको विधर्मी मुसलमान कहा जाता है, तो करमाथी जाति के शासक थे खाफिक का शासन था मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय, और लाहौर यानी पंजाब पर गजनवी वंश के अंतिम शासक खुसरो मलिक का शासन था। ये बात भी आपको याद रखनी है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण कहाँ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण हुआ था। मुल्तान को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी ने सिंध प्रदेश को भी जीता था, इसके तुरंत बाद ही, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय मुल्तान का शासक कौन था। तो इसका सही आंसर है खाफिक, यानी मुल्तान का शासक उस समय कौन था, खाफिक था मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय सिंध का शासक था भंगार द्वितीय बिन चनेसर, जिसके बारे में हमने अभी बात कर ली है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय लाहौर यानी पंजाब का शासक कौन था। तो लाहौर का शासक था मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय खुसरो मलिक, ये गजनवी वंश का अंतिम शासक है, ये बात भी आपको याद रखनी है भारत के अंतर्गत। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1186 ईस्वी में लाहौर को जीतने में मोहम्मद गौरी को कहाँ के राजा विजय देव ने सहायता दी थी। तो इसका सही आंसर है जम्मू के राजा ने। तो जम्मू के राजा विजय देव थे, इन्होंने खुसरो मलिक से लाहौर जीतने के समय मोहम्मद गौरी को सहायता दी थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय उत्तर भारत में सबसे विस्तृत राज्य कौन सा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है कन्नौज का गढ़वाल वंश, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किस भारतीय शासक ने पराजित किया था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है भीम द्वितीय ने पराजित किया था 1178 ईस्वी में। ठीक है, तो ये मोहम्मद गौरी की भारत में पहली हार थी 1178 ईस्वी में। और किसने हराया था मोहम्मद गौरी को सबसे पहले भारत के अंतर्गत, तो भीम द्वितीय ने हराया था। और ये चालुक्य सोलंकी वंश के शासक थे गुजरात के। ठीक है, इस क्वेश्चन का फैक्ट्स जरूर देखिएगा, फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान व सिंध को जीतने के बाद 1178 ईस्वी में गुजरात की राजधानी अनिल पाटन, जिसको नाहरवाला के नाम से भी जाना जाता था, तो अनिल पाटन पर क्या किया था, आक्रमण किया था। यहाँ पे ये वाला एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो अनिल पाटन पर क्या किया था, आक्रमण किया था। उस समय गुजरात पर चालुक्य सोलंकी वंशी शासक मूलराज द्वितीय का क्या था, शासन था। ये बात भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि किसका शासन था, मूलराज द्वितीय का शासन था, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे फैक्ट्स में अगला पॉइंट है हमारा कि मूलराज द्वितीय के भाई भीम द्वितीय ने अपनी विधवा साहसी मां नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट कायद्रा नामक स्थान पर गौरी का सामना किया था। इस युद्ध को इतिहास में कायांद्रा का युद्ध व गदरार घट्टा का युद्ध भी कहा जाता है, ये बात भी याद रखनी है। जो युद्ध हुआ था भीम द्वितीय नायका देवी के नेतृत्व में, भीम द्वितीय और मोहम्मद गौरी के मध्य जो युद्ध हुआ था, इसको इतिहास में क्या कहा जाता है, कायंद्रा का युद्ध या गदरार घट्टा का युद्ध, और ये 1178 ईस्वी में हुआ था, ये बात भी आपको याद रखनी है। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की क्या होती है, पराजय होती है, जो उसको भारत में पहली पराजय थी उसकी, क्या थी, भारत में मिलने वाली उसकी पहली पराजय थी। इसके बाद में देखिए कि भारतीय नरेशों में मूलराज द्वितीय प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। लेकिन मुस्लिम साक्ष्यों में मोहम्मद गौरी को हराने वाला चालुक्य सोलंकी शासक भीम द्वितीय था, जबकि चालुक्य साक्ष्यों में यह मूलराज द्वितीय है। देखिए एक बात बता दूं कि उस समय गुजरात की राजधानी अनिलवाड़ा पर यानी गुजरात पर चालुक्य वंशी शासक मूलराज द्वितीय का शासन था। इसलिए जो चालुक्य वंश के जितने भी साक्ष्य हैं, कागज हैं, उनमें विजय का जो श्रेय है वो मूलराज द्वितीय को ही दिया गया। लेकिन युद्ध के मैदान में मोहम्मद गौरी को हराने वाला व्यक्ति था भीम द्वितीय। इस कारण जो मुस्लिम इतिहासकार थे उन्होंने अपने साक्ष्यों में, अपने इतिहास में भीम द्वितीय का नाम लिखा, और चालुक्य जो इतिहास है उसमें मूलराज द्वितीय का नाम लिखा गया। ये कन्फ्यूजन मिलता है कई जगह, इसको समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। और जो ये युद्ध था ये नायका देवी के नेतृत्व में लड़ा गया था। नायका देवी कौन थी, मूलराज द्वितीय की माँ थी। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया था। तो इसका सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ये अजमेर और दिल्ली के शासक थे उस समय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। और मोहम्मद गौरी की किसी भारतीय शासक के द्वारा यह दूसरी बार पराजय थी। कितनी बार पर दूसरी पराजय थी, दूसरी बार किसी भारतीय शासक के द्वारा मोहम्मद गौरी को भारत में फिर से हराया गया था तराइन के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि तराइन के द्वितीय युद्ध
यानी 1192 ईस्वी में हुआ तराइन का दूसरा युद्ध। पहला युद्ध हुआ 1191 ईस्वी में। तो तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने अपने किस दूत को पृथ्वीराज चौहान के पास गौरी की अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजा था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है किवाम उल मुल्क। ठीक है, किवाम उल मुल्क नामक दूत भेजा था मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पास तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। ठीक है, लेकिन पृथ्वीराज चौहान द्वितीय के द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं की गई, फलस्वरूप तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ये बात भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय व शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1192 ईस्वी में हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये। इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए कि मोहम्मद गौरी की सेना में जब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था उस समय मोहम्मद गौरी की सेना में गजनी के 4 प्रसिद्ध सेनानी थे, खारवक, खरमेल, इल्हा और मुकलवा। ये एग्जाम्स क्वेश्चंस पूछा गया है कि खारवक, खरमेल, इल्हा, मुकलवा कौन थे ये? तो ये गजनी की सेना के क्या है, मोहम्मद गौरी की सेना के 4 प्रसिद्ध सेनानी थे जो अनुभवी और दक्ष थे। इसके अतिरिक्त मोहम्मद गौरी के साथ ताजुद्दीन यलदौज, नसरुद्दीन कुवाचा, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जैसे क्या थे, सेना नायक भी थे। ये बात याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तराइन का मैदान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए तराइन का मैदान अवस्थित है सरस्वती नदी के किनारे, करनाल, हरियाणा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्थान पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गिरफ्तार कर मोहम्मद गौरी गजनी ले गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरसुरी नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को गिरफ्तार किया था, जो सिरसा हरियाणा में पड़ता है, यानी हरियाणा के सिरसा नामक स्थान पर अवस्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। भारत के अंतिम हिंदू सम्राट की उपाधि वैसे कई शासकों को दी गई है इतिहास में, आगे चल के कई शासकों के नामों के आगे ये शब्द आपको अवश्य मिलेगा। ठीक है, ये बात भी याद रखनी है, कन्फ्यूज नहीं होना है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ मध्यकालीन भारत के मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी के टाइम की, तो उस समय भारत के अंतिम हिंदू सम्राट माना गया है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, क्योंकि इनके हारने के बाद में ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई थी? तो इसका सही आंसर है तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी भारत में मुस्लिम साम्राज्य का क्या था, संस्थापक था। ये बात इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि तराइन का युद्ध होने का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए तराइन का युद्ध होने का प्रमुख कारण था तवर हिंद यानी भटिंडा के अधिकार को लेकर दोनों शासकों के मध्य में मतभेद हो गया था और फलस्वरूप क्या हुआ, युद्ध हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान के किस सेनापति ने मोहम्मद गौरी को बर्छी के वार से घायल कर दिया था? इसका सही आंसर है गोविंदराज ने। ठीक है, गोविंदराज ने अपने बर्छी के वार से तराइन के पहले युद्ध में मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया था, घायल कर दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1194 ईस्वी में कन्नौज यानी चंदावर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो 1194 ईस्वी में कन्नौज या चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद घेड़वाल और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को अपने प्रतिनिधि के रूप में भारत छोड़कर गजनी गया था? तो देखिए मोहम्मद गौरी का जो सबसे विश्वसनीय जनरल था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने भारत में जितने भी प्रदेश जीते उनका प्रतिनिधि किसको बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया था। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी कौन से युद्ध में ईरान के ख्वारिज्म शासक से भयंकर रूप से हार गया था? तो इसका सही आंसर है अंधखुद के युद्ध में। अंधखुदी युद्ध में मोहम्मद गौरी ईरान के ख्वारिज्म शासक से बहुत बुरी तरीके से पराजय होती है, यानी बहुत बुरी तरीके से हारता है। इस हार से जो ये हार थी मोहम्मद गौरी की हार मोहम्मद गौरी को वरदान साबित हुई। उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने गजनी में अपने साम्राज्य का विस्तार करने का जो सपना था उसको बिल्कुल त्याग दिया और उसने पूर्ण रूपेण भारत पर ध्यान देने की योजना बनाई कि वह पूर्ण रूप से भारत पर ही शासन करेगा
और भारत को ही अपना अधिकार क्षेत्र में शामिल करेगा। ठीक है, इसके बाद में उसने पूर्ण रूपेण भारत पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन दुर्भाग्यवश 1206 ईस्वी में मोहम्मद घोरी की मृत्यु हो जाती है। ये बात भी याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद घोरी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। देखिए, मोहम्मद घोरी की मृत्यु हुई थी 15 मार्च 1206 ईस्वी को दमियक नामक स्थान पर हुई थी। दमियक नामक स्थान पर जो सिंध प्रांत के खोखर जाति के लोग थे, खोखर जाति के लोगों ने दमियक नामक स्थान पर नमाज पढ़ते समय इसकी हत्या कर दी थी। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो किसने हत्या की थी मोहम्मद घोरी की? तो मोहम्मद घोरी की हत्या किसने की थी, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो मोहम्मद घोरी की हत्या की थी रामलाल खोखर ने। इम्पोर्टेंट है, 1206 ईस्वी में और दमियक नामक स्थान पर शाम के टाइम पे ये जब नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज पढ़ते समय इनके ऊपर हमला किया गया था खोखर जाति के लोगों के द्वारा, और उसी समय इनकी हत्या कर दी गई थी। ये बात भी याद रखनी है। और मोहम्मद घोरी की हत्या की थी रामलाल खोखर ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि ताजुद्दीन यलदौज ने मोहम्मद घोरी का शव गजनी तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही आंसर है मयदुल मुल्क मोहम्मद अब्दुल्ला संजरी। ठीक है, मयदुल मुल्क मोहम्मद अब्दुल्ला संजरी मोहम्मद घोरी का शव लेकर गजनी गए थे और गजनी में ही मोहम्मद घोरी को दफना दिया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1202 ईस्वी में मोहम्मद घोरी के किस सेनापति ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, यानी ध्वस्त किया और लूटा था? तो इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी का मूल नाम था इख्तियारुद्दीन। इख्तियारुद्दीन इसका मूल नाम था और इसने बंगाल और बिहार को भी जीता था और बंगाल की राजधानी नदिया पर इसने आक्रमण किया और नदिया पर आक्रमण करने के बाद में बंगाल को जीता। जीतने के बाद में बंगाल की नई राजधानी लखनौती को बनाया, जिससे मध्यकालीन भारत में विद्रोहों का शहर के नाम से आगे चलकर जाना गया लखनौती को। और लखनौती में इसने मोहम्मद घोरी के नाम से क्या पढ़वाया था, खुतबा पढ़वाया था। ये बात भी याद रखनी है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद घोरी के किस सेनापति ने 1203 ईस्वी में बुंदेलखंड शासक परमार्दी देव को पराजित कर कालिंजर दुर्ग पर अधिकार किया था? देखिए, ऐसा होता है कि जब कालिंजर दुर्ग पर मोहम्मद कुतुबुद्दीन, इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। पहले आंसर जान लीजिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर दुर्ग पर अधिकार किया था। देखिए, जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर दुर्ग पर अपनी घेराबंदी कर ली थी तो लास्ट में परमार्दी देव इससे संधि के लिए विवश हो जाता है और परमार्दी देव कुतुबुद्दीन ऐबक से क्या कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं। लेकिन फलस्वरूप क्या होता है कि संधि के द्वारा जो कर निर्धारण किया था उस कर को देने से पहले ही परमार्दी देव की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि परमार्दी देव के एक मंत्री थे अजय देव, उनको ये संधि पसंद नहीं आई थी तो उन्होंने उसकी हत्या करवा दी थी राजा परमार्दी देव की, और बाद में अपने आप को स्वतंत्र कर घोषित कर लिया था अजय देव ने। ठीक है, ऐसा कुछ माना जाता है। इसके बारे में हम आगे चल के कभी विस्तृत चर्चा करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सीमांत क्षेत्र के उग्र निवासी महमूद गजनवी एवं मोहम्मद घोरी दोनों के लिए समस्या पैदा की, क्या कहलाते थे ये? ठीक है, सीमांत क्षेत्र के वो उग्र निवासी जिन्होंने महमूद गजनवी और मोहम्मद घोरी दोनों के लिए समस्या पैदा की कहलाते थे, तो वो क्या कहलाते थे? खोखर कहलाते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 खोखर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद घोरी की भारतीय विजयों तथा नव स्थापित तुर्की राज्य का प्रत्यक्ष प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर है मिन्हास उस सिराज के तबकाते नासिरी में। तबकाते नासिरी जो ग्रंथ है ये मोहम्मद घोरी की भारतीय विजयों और नव स्थापित तुर्की साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है और इसमें गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद तक के शासकों का विवरण मिलता है। ठीक है, और एक बात और याद रखनी है, इस ग्रंथ में इसने इल्तुतमिश से लेकर नसीरुद्दीन महमूद तक का जो काल है उस काल को अपनी आंखों से देखा है और आंखों देखा विवरण इसमें लिखा है। अपना ये ग्रंथ इसने गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया है मिन्हास उस सिराज ने। मध्यकालीन इतिहास का बहुत ही अच्छा इतिहासकार है, बहुत ही नामी है, इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद घोरी ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मोहम्मद घोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही आंसर है बख्तियार खिलजी ने की थी। तो इसने बंगाल और बिहार को जीता और बंगाल की राजधानी नदिया को नष्ट किया, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया, लखनौती को बंगाल की नई राजधानी बनाया और उस समय बंगाल पर सेन वंश का शासन था।
सेन वंश के शासक थे लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन के समय बंगाल पर इसने आक्रमण किया था, ये बात भी आपको याद रखनी है। बख्तियार खिलजी का मूल नाम इख्तियारुद्दीन था, ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्रांकन मिलता है? तो याद रखना है, मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी का चित्रांकन मिलता है। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं का चित्रांकन मिलता है, ये बात भी याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि किसने भारत में सर्वप्रथम इक्तादारी व्यवस्था को आरंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, इसका फैक्ट्स देखिए कि मोहम्मद गौरी ने इक्तादारी व्यवस्था को प्रारंभ तो किया था, लेकिन वैधानिक संस्थागत रूप से भारत में इक्तादारी प्रथा इल्तुतमिश ने आरंभ की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि इल्तुतमिश ने वैधानिक संस्थागत रूप से इक्तादारी प्रथा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही गुलाम वंश की स्थापना की थी। आगे चलकर ये बात भी आपको हम आगे के टॉपिक में चर्चा करेंगे, इस चीज़ पर भी, कुतुबुद्दीन ऐबक पर कम्प्लीटली। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वप्रथम करवा नामक अस्त्र का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी ने करवा नामक अस्त्र का प्रयोग किया था भारत में सबसे पहले। इसका फैक्ट्स देखिएगा कि करवा कच्चे चमड़े से निर्मित एक गिलाफ था, उसमें दोनों ओर रुई या ऊन भरी होती थी और यह पैदल सेना की दीवार की भांति रक्षा करता था और कोई हथियार इसे काट नहीं सकता था। और करवा नामक इस अस्त्र का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद गौरी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा कि देहलीवाल नामक सिक्कों का प्रचलन किस शासक के शासनकाल में होता था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी के। ठीक है, देहलीवाल सिक्के उनको कहा जाता था कि दिल्ली सल्तनत पर तुर्कों के शासन की स्थापना के संकेत के रूप में जो सिक्के चलाए गए थे उनको देहलीवाल सिक्के कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फखरुद्दीन गाजी तथा नजामी उरूजी किसके दरबारी विद्वान थे? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी के। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मोहम्मद गौरी ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि राजपूतों के मुख्य रण केंद्र किले थे जिन्हें तोड़ने के लिए तुर्कों ने किन यंत्रों का प्रयोग किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंजनिक और अर्रादा नामक दो विशेष हथियार थे और इन हथियारों के द्वारा किलों को तोड़ा जाता था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि खारवक, खरमेल, इल्हा, मुकलवा क्या हैं? तो ये हैं मोहम्मद गौरी की सेना में गजनी के 4 प्रसिद्ध सेनानी, खारवक, खरमेल, इल्हा, मुकलवा। ठीक है, नेट की एग्जाम में पूछा गया है और IAS एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। ये थे दोस्तों मोहम्मद गौरी से जुड़े टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।